नमस्कार। मैं हूं प्रदीप कुमार और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। मित्रों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात कर रहे हैं जिस पर एक ऐसे मुद्दे पर हम आज विमर्श करने वाले हैं जिस पर लगातार विवाद बना रहा है। लगातार हम ये कह सकते हैं कि राजनीति में का जो गिरता हुआ स्तर है, उस स्तर का ये शब्द प्रतीक बन गया। और ये केवल एक शब्द नहीं है, प्रतीक के लिए केवल आज हम जिस शब्द पर बहस करने वाले हैं वो एक केवल सिंबल है, इसलिए कि उस शब्द की चर्चा सबसे अधिक हुई है। हम बात कर रहे हैं पप्पू की। मतलब पप्पू जो है एक प्रकार से 2014 के बाद की राजनीति में अगर हम देखेंगे तो देश की राजनीति में इसका धड़ल्ले से इस्तेमाल हुआ है, और वो इस्तेमाल हुआ राहुल गांधी के लिए। पप्पू मतलब अपने समाज में, भारत में एक ऐसी मानसिकता है जिसके अंदर पप्पू मतलब बच्चा दिखाया जाता है। पप्पू मतलब घर के छोटे बच्चों को पप्पू नाम लोग रख दिया करते हैं। पप्पू मतलब एक तरह से मासूम होता है, पप्पू मतलब भोला होता है। ठीक है, तो यह वो शब्द राहुल गांधी के लिए इसलिए चस्पा कर दिया गया, पप्पू शब्द, विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, कि जिससे कि लोग राहुल गांधी में एक सीरियस व्यक्ति, एक सक्षम उम्मीदवार प्रधानमंत्री का नहीं दिखे, बल्कि राहुल गांधी के अंदर एक बच्चा दिखे, राहुल गांधी के अंदर एक इमैच्योर्ड व्यक्ति दिखे। मतलब एक जिसके अंदर कोई गंभीरता नहीं है, मतलब कहने का मतलब जो बड़ी जिम्मेवारी लेने के काबिल नहीं है। मतलब राहुल गांधी के अंदर एक इस प्रकार का चरित्र गढ़ा गया, मीडिया के सहयोग से भी कह सकते हैं आप, जिसके द्वारा, जिसके कारण ये भारतीय जनता पार्टी कहने को मतलब नैरेटिव तैयार करने में सफल हो गई कुछ हद तक, कि राहुल गांधी का चुनाव अभियान में आ जाना, चुनाव प्रचार में आ जाना भारतीय जनता पार्टी के जीत की गारंटी है। लेकिन इधर के दिनों में अगर हम 2-3 वर्षों के अंदर में राहुल गांधी के कार्यों का विश्लेषण करें तो ये निष्कर्ष निकल कर आता है कि कई बार राहुल गांधी ने सरकार को ऐसा फंसाया है कि जिस कारण से सरकार को कई बार रोना पड़ा है। मैं बात कर रहा हूं, सबसे पहले याद कीजिए आप, सरकार बनी ही थी नरेंद्र मोदी की, ठीक है, और उसी समय में भूमि अधिग्रहण कानून बना था। आप याद कर लीजिए भट्टा परसौल में की घटना, जब राहुल गांधी के प्रयास से भारत सरकार को उस कानून को वापस लेना पड़ा था। उसके बाद याद कीजिए किसान कानून को, 3 कृषि कानून लाए गए थे, राहुल गांधी ने विरोध किया, विरोध में किसान आंदोलन देश के अंदर शुरू हुआ। राहुल गांधी ने शुरुआत में ही कहा था कि ये कानून आपको वापस लेना पड़ेगा, भारत सरकार को वापस लेना पड़ेगा। अब अगर इधर हम कहें जातिगत आधार पर जनगणना कराने की मांग राहुल गांधी की, राहुल गांधी याद कर लीजिए सरकार की घोषणा से पहले इसी साल बजट सत्र में राहुल गांधी ने यह दावा किया था, कहा था कि आज आप मना कर रहे हैं, कल आप ही मानेंगे और आपको ये माननी पड़ेगी। भारत सरकार को मानना पड़ा। भारत सरकार, नरेंद्र मोदी ने जाति के आधार पर जनगणना कराने का फैसला किया। अब अगर हम देखें वर्तमान परिस्थिति में और उससे पहले भी संदर्भों में कई ऐसे मुद्दे, अब हम थोड़ा सा एक अलग प्रकार से लेते हैं। आज हमारे साथ मौजूद है निशित जी, भी राजनीति के विश्लेषक है। निशित जी, बहुत बहुत स्वागत है। इसमें एक और 2-3 चीजें हम जोड़ते हैं। आप याद कीजिए ईवीएम, जिस मुद्दे को राहुल गांधी आज उठा रहे हैं, जिसमें सरकार को फंसा रहे हैं, आपने चरित्र चित्रण किया राहुल गांधी का, पप्पू का, बुर्बक का, मतलब इमैच्योर्ड का। लेकिन राहुल गांधी आपको किस प्रकार से फंसा रहे हैं आपको एहसास नहीं है। शायद नरेंद्र मोदी को इस बात का एहसास है, इसीलिए अब भारतीय जनता पार्टी के नेता पप्पू कहने से घबराते हैं। मतलब ईवीएम के मुद्दे की बात मैं कर रहा हूं। ईवीएम पर भारतीय जनता पार्टी ने 2009 में चुनावी पराजय के बाद, आप याद कीजिए कि 2009 में भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार लालकृष्ण आडवाणी हुआ करते थे। जब चुनाव हारने के बाद लालकृष्ण आडवाणी ने ईवीएम की एफिकेसी पर सवाल उठाया था। लालकृष्ण आडवाणी के एक नजदीकी सुधींद्र कुलकर्णी ने उस पर एक किताब भी लिख दिया था। परिणाम क्या हुआ? परिणाम देखिए कि अब राहुल गांधी किस प्रकार से उसी ईवीएम के मुद्दे का इस्तेमाल करके केंद्र सरकार को, भारत सरकार को, नरेंद्र मोदी को किस प्रकार से घेर रहे हैं। नरेंद्र मोदी मतलब हम सभी उसके प्रत्यक्ष गवाह हैं। डिक्टेटरशिप का आरोप कांग्रेस पर लगातार लगा रहा, परिवारवाद का आरोप लगा रहा, लेकिन आज राहुल गांधी वो सब आरोप
बीजेपी पर ही चस्पा कर चुके हैं। दलित विरोधी होने का आरोप, ब्राह्मणवादी होने का आरोप, सामंतवादी होने का आरोप, ये सब आरोप आज भारतीय जनता पार्टी पर राहुल गांधी चस्पा कर चुके हैं। आज एक हाथ में संविधान, दूसरे हाथ में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का चित्र लेकर राहुल गांधी दलित मुद्दों पर जिस प्रकार से अग्रेसिवली कह सकता हूं मैं, ठीक है, जिस प्रकार से इस मुद्दे को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं, कौन कहेगा आपने केवल मजाक उड़ाया, ये तो सच है। क्या निश्चित जी आपके परिचय में एक बात तो हमें जोड़ना पड़ेगा कि आप भारतीय जनता पार्टी के नजदीकी हैं, ठीक है, विचारक हैं, आप राजनीतिक चिंतक हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, लेकिन मैं ये मैंने कह सकता हूं ना कि आप भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा में भरोसा रखने वाले व्यक्ति हैं, और उस रूप पे भारतीय जनता पार्टी का क्या पक्ष है? आप निश्चित जी, आपका पहला कमेंट, क्या भारतीय जनता पार्टी को पछताना चाहिए राहुल गांधी को पप्पू कहने में? जी प्रदीप जी, ऐसा है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का कोई मतलब जिम्मेदारी पूर्ण पद नहीं है, पता है मुझे, पता नहीं कर रहा हूँ, ना तो प्रवक्ता हूं। मैं एक राजनीतिक विश्लेषक के रूप में, एक चिंतक के रूप में आपके समक्ष हूं, जनता के समक्ष हूं। अभी जो कुछ भी आपने राहुल गांधी के संबंध में रखी हैं, तो थोड़ा हमको लगता है कि ज्यादा महिमा मंडन किया गया है। आप याद कीजिए, राहुल गांधी जी 2004 से भारतीय राजनीति में सक्रिय हैं और उनकी उम्र 55 वर्ष हो गई है। मुझे कहावत याद आ रही है कि उम्र 55 का, दिल है बचपन का। लेकिन ये कहावत आनंद का पर्याय है, ये कहावत उत्साह और उमंग का पर्याय है। लेकिन हमको लगता है कि राहुल गांधी जी ने इस कहावत का अर्थ बदल दिया। मासूमियत बुरी चीज है क्या? अगर राहुल गांधी के अंदर मासूमियत दिखती है, अगर छल कपट से दूर एक इंसान दिखता है, तो वो कोई नकारात्मक चीज है क्या? यही बात तो मैं बता रहा हूं। इस कहावत का जो अर्थ है उसी को तो बदल दिया गया। ये मासूमियत का अगर प्रतीक होता, आनंद का प्रतीक होता, उत्साह का संचार होता, उमंग का संचार होता, तो ये जो बात कही जाती है वो अर्थ होता, उसका मूल्य होता। लेकिन हमको लगता है कि राहुल गांधी जी के व्यवहार में और उनके जो एक प्रकार से विचार में, भाषा में, बोली में उनका जो एक प्रकट होता है, इस तरह का जो है दिखाई पड़ता है कि ये मासूमियत का प्रतीक नहीं है, बल्कि ये इस प्रकार से कह सकते हैं कि राजनीति में अपरिपक्वता का परिचायक बन गया है और इस कहावत का अर्थ ही बदल गया है। और ये आप जो भारतीय जनता नहीं, आप जो भारतीय, मेरी बात सुन लिया जाए, ये कितने साहस का बात कि राहुल गांधी ने, निश्चित जी, राहुल गांधी ने अपने पिता राजीव गांधी के द्वारा मंडल आयोग का विरोध जो राजीव गांधी ने किया था 1990 में, मंडल आयोग लागू होने का, उसका राहुल गांधी ने उसके लिए अगर माफी मांगी, तो इसको आप क्या कहिएगा? इसको आप ईमानदारी नहीं कहेंगे, इसको आप मासूमियत नहीं कहेंगे, उसका आप मतलब दिल का साफ होना नहीं कहेंगे, या उसको बेवकूफ कहेंगे? आप क्या कहेंगे? आप बताइए राहुल गांधी के हम आपके हर पॉइंट का जवाब देंगे प्रदीप जी, थोड़ा धैर्य रखिए। राहुल गांधी जी कांग्रेस में ऐसे नेता हैं जिसमें एक प्रकार से बचपना दिखता है, अपरिपक्वता दिखता है। राजनीति में इतने वर्षों तक रहने के बाद भी उनके व्यवहार में एक राजनीतिक कुशलता का जो परिचय मिलना चाहिए वो कहीं से दिखाई नहीं पड़ता है। और ये बात भारतीय जनता पार्टी नहीं कह रही है। आप भारतीय जनता पार्टी पर ये तोहमत नहीं लगाइए। राहुल गांधी पप्पू है, ये भारत की जनता कहती है। यहाँ का एक एक बच्चा जो है इस पर मीम्स बनाता है। और अब आपको बता रहा हूँ, आप देखिए निशित जी, राहुल गांधी को पप्पू और नरेंद्र मोदी को फेंकू, ये किसने कहा बताइए? ये देखिए, मैं ना बीजेपी की तरफ बैटिंग कर रहा हूं, ना मैं कांग्रेस के पक्ष में बैटिंग कर रहा हूं। मैं सिंपल एक हंसी आती है कई बार भारत के राजनेताओं की इमैच्योरिटी पर
कि जब वो राहुल गांधी के विषय में पप्पू और नरेंद्र मोदी को फेंकू कहना शुरू करते हैं और इस प्रकार के तर्क के बदले कुतर्कों का उपयोग होता है भारत की राजनीति में, तो हंसी आती है दुर्भाग्य पर, भारत के दुर्भाग्य पर। नहीं लगता नहीं कभी कि हम लोग कितने हल्के रूप में सोचते हैं, ठीक है, कि राजनीति में एक दूसरे की को समझ पाने के लिए आप वो दौर याद कीजिए जब अटल बिहारी वाजपेयी 1957 में लोकसभा में जीत कर पहुंचते हैं और पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि ये लड़का एक दिन प्रधानमंत्री बनेगा। तो ये जो राजनीति की एक धारा थी, उस धारा से तो ये तो केवल हम जैसे दोनों शब्द का मैं बताऊं, जैसे पप्पू हो या फेंकू हो, इस तरह की शब्दों का इस्तेमाल करना भारत की राजनीति में जो है एक प्रकार से दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, इस प्रकार दौर है, एक तरह से कह लीजिए आप। नहीं, निश्चित रूप से मैं कंडेम करता हूं इस प्रकार के किसी भी अमर्यादित भाषा का प्रयोग करना लोकतंत्र में जहर फैलाने के समान है। ये हमारे लोकतंत्र के लिए जो है एक प्रकार से बहुत खराब स्थिति है। भारत की जनता को सजग होना चाहिए, सचेत होना चाहिए, उनको अपने भाषा में इस प्रकार का गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। लेकिन जब आपने बात निकाली है कि राहुल गांधी को पप्पू कहा जाता है, ये भारतीय जनता पार्टी के तरफ से नहीं कहा जाता है, ये भारत की जनता का, यहाँ का बच्चा का। अभी हाल के संदर्भ में आप देख लीजिए, लोकसभा का जो मानसून सत्र चल रहा है उसमें ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा करने की बात हो रही है, उसके लिए हंगामा किया जा रहा है। यहां तक तो बात ठीक है प्रदीप जी, लेकिन राहुल गांधी जी का क्या बयान है? राहुल गांधी जी कहते हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने सिल्वर जुबली मना लिया, भारत पाकिस्तान के बीच जो युद्ध विराम हुआ इसका श्रेय ट्रंप लेना चाहते हैं। ट्रंप ने इस संधि को करवाया है, इस विराम को करवाया है। और ये कह करके वो कहते हैं कि सो नरेंद्र मोदी जी पर आरोप लगाते हैं। उनका आरोप है कि राहुल के बयानों से वो राहुल गांधी जी कहते हैं कि दाल में कुछ काला है। अब अभी जो मानसून सत्र का इतना हंगामा चल रहा है, विरोध हो रहा है, वो कहते हैं कि ट्रंप कहते हैं कि हमने विराम कराया पाकिस्तान और भारत के बीच युद्ध का और इसमें दाल में कुछ काला है। अब इस बात से जो पुलवामा में जो आतंकी हमला हुआ और उसमें जो लोग शहीद हो गए, अब सोचिए कि उन परिवारों के मन पर क्या बीतती होगी जो इस ऑपरेशन सिंदूर में साहसी फौज हमारी देश के तरफ से लड़ रहे थे, उन पर क्या असर पड़ेगा। तो इस प्रकार का बयान देना बचपना नहीं है तो क्या है? नहीं, एक मिनट निशी जी, राहुल गांधी का तर्क है कि सच कभी छुपाना नहीं चाहिए, हर वक्त सच बोलना चाहिए। और सच क्या है? सच दो तीन बातें हैं कि डोनाल्ड ट्रंप लगभग 20 बार का दावा कर चुका है कि वो युद्ध विराम डोनाल्ड ट्रंप ने कराया। डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात की चर्चा कई बार किया है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ही सबसे पहले भारत के प्रधानमंत्री और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ दोनों को जो है इस बात के लिए राजी किया कि किसी भी तरीके से युद्ध जो है नहीं हो। एक दूसरा, आप देखिए कि राहुल गांधी ने जिस प्रकार से जो सवाल उठाया है वो सवाल कितना मौजूद है कि ठीक है कि पाकिस्तान को हमने सबक सिखाया, ऑपरेशन सिंदूर चलाया, लेकिन पहलगाम हमले के जो अभियुक्त थे, 4 वो आतंकवादी जो कि धर्म पूछकर गोली चला रहे थे, उन 4 आतंकवादियों को क्या पाताल निगल गया या फिर आसमान में वो जलकर खाक हो गया? कहाँ गया वो 4 आतंकवादी? उस पर उसकी क्या स्थिति हो गई? ठीक है, केवल पहलगाम के हमले की 4 आतंकवादी का सवाल नहीं है। आप याद कीजिए कि पुलवामा आतंकवादी घटना के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा बिहार में हुई थी और बिहार की जनसभा में उतनी लाखों की भीड़ के बीच और नरेंद्र मोदी जी ने यह संकल्प दोहराया था कि इसका हम बदला लेंगे। उनकी आंखों में प्रतिशोध की ज्वाला धधक रही थी। यहाँ की जनता उस बात की गवाही है। और आज राहुल गांधी कहते हैं कि एक अपने को देशभक्त कहने वाला व्यक्ति भाग खड़ा हुआ है, वो एक बयान नहीं दे पा रहे हैं। ऐसी मानसिकता वाले व्यक्ति को आप क्या कहेंगे? और इसलिए हमारा तो स्पष्ट कहना है,
सवाल निशित जी ये उठ रहा है कि ये कटुता की जो राजनीति है उसकी शुरुआत कहां से हुई। कटुता की राजनीति की शुरुआत जो है वो तो उसका क्रेडिट तो कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी को दिया जाता है कि नरेंद्र मोदी ने कटुता की राजनीति की शुरुआत की। नहीं, नरेंद्र मोदी जी ने कटुता की बात कहाँ कही है। अब देश के सीमा के अंदर घुस करके कोई आतंकवादी घटना को अंजाम देगा और हम चुपचाप बैठे रहेंगे कांग्रेस सरकार की तरह। उतना बड़ा मुंबई हत्याकांड हुआ, उसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई भारत के द्वारा। और आप देखे होंगे पुलवामा आतंकवादी घटना के बाद भारत ने जिस प्रकार से बदला लिया, ऑपरेशन सिंदूर चलाया और यहाँ के लोगों को। अब तो कांग्रेस भी ये दावा करती है ना कि 1971 में पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में हमने बांट दिया। तो कांग्रेस कहां गलत है। इंदिरा गांधी ने तो 2 टुकड़ा कर दिया पाकिस्तान का, बांग्लादेश को अलग करवा दिया। तो कहां भारतीय जनता पार्टी ने कहां विरोध किया था। उस समय अटल बिहारी वाजपेयी ने तो इंदिरा गांधी को दुर्गा की संज्ञा दी थी। ये सकारात्मक पक्ष होता है, ये सकारात्मक राजनीति होती है। लेकिन राहुल गांधी ने तो ऐसा लगता है कि आतंकवादियों को खुश करने का एक तरह से सुपारी ले रखा है। वो जब भी विदेश जाते हैं तो देश के बारे में आलोचना करते हैं, देश के यहाँ के सरकार की आलोचना करते हैं। ये देश की जनता इसको क्या समझेगी। ये बचकाना हरकत जब तक राहुल गांधी जी करेंगे तो कैसे यहाँ के लोग उनको परिपक्व राजनीति समझेंगे। और इसलिए मैं समझता हूं कि राहुल गांधी जी अभी भी पप्पू हैं। उनके हालिया बयानों से और हाल के घटनाक्रम से अब विदेश नीति की खुलेआम चर्चा नहीं हो सकती है। रक्षा मंत्रालय के क्रियाओं की चर्चा एकदम से खुलेआम नहीं हो सकती है। कुछ बातें गोपनीय होती हैं, उसको खुली किताब के दस्तावेज में प्रकट नहीं किया जा सकता है। इस बात को राहुल गांधी जी कब समझेंगे। भारत की जनता की भावना के साथ कब तक खिलवाड़ करते रहेंगे। ऐसे बयान दे करके वो अपने आप को देश विरोधी साबित कर रहे हैं। नहीं, अब आते हैं राजनीतिक पक्ष पे। अब सीधा सवाल है राजनीतिक पक्ष पे। अब बताइए कि भाजपा को पछतावा हो रहा होगा कि नहीं हो रहा होगा राहुल गांधी को पप्पू कहने में। क्योंकि जितनी मजबूती से राहुल गांधी ने ईवीएम के मुद्दा जिसको बीजेपी ने पहली बार उठाया और उसी ईवीएम के सहारे आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में जो है उसके हर चुनाव को कटघरे में खड़ा करने में राहुल गांधी सफल हो रहे हैं कि नहीं सफल हो रहे। कांग्रेस पार्टी को जिसको कि दलित पिछड़ा विरोधी बीजेपी लगातार कहती रही। अब देखिए प्रदीप जी, यहाँ क्या बात होती है। ईवीएम तो कांग्रेस सरकार के समय ही ये ईवीएम की बात आई थी। लाल कृष्ण आडवाणी जी ने मान लीजिए पहली बार विरोध किया होगा, लेकिन उनको लगा कि इसमें किसी प्रकार की गलती नहीं है तो वो उस पर पुनर्विचार कर लिए। फिर उसके बाद तो भारतीय जनता पार्टी ने इस पर किसी प्रकार की जो है लांछन नहीं लगाया, किसी प्रकार का आरोप नहीं लगाया जब वो संतुष्ट हो गए चुनाव आयोग के द्वारा। आज राहुल गांधी की क्या स्थिति है, रोज चुनाव आयोग को गाली दे रहे हैं, चुनाव आयोग को सबक सिखाने की बात कर रहे हैं। आप बताइए कि महाराष्ट्र लोकसभा चुनाव कांग्रेस वहां पर आशातीत सफलता मिल गया तो उस समय चुनाव आयोग सही था, लेकिन अगर विधानसभा चुनाव में हार गए तो उस समय ईवीएम खराब हो गया। चुनाव आयोग पक्षपातपूर्ण रवैया कर रहा है। सवाल उठेगा ना भाई कि 6 महीना पहले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को भारी बहुमत मिला, वहां बीजेपी बुरी तरीके से हारी और 6 महीने में ही ऐसा क्या हो गया कि विधानसभा चुनाव में जो है वहां बीजेपी जो है 2/3 बहुमत से जीत के आ गई। तो ये सवाल तो उठेगा। इतनी छोटी सी बात अगर राहुल गांधी जी को समझ में नहीं आएगा तो उनको पप्पू ही कहा जाएगा। प्रदीप जी, आप लोकसभा चुनाव की बात अलग, लोकसभा चुनाव की बात अलग होती है, विधानसभा चुनाव की बात अलग होती है। लोकसभा चुनाव में जो मुद्दे थे, नहीं, लोकसभा चुनाव में जो मुद्दे थे, भारतीय जनता पार्टी की जो आशातीत सफलता नहीं मिली, उसके पीछे क्या कारण है, सारे राजनीतिक विश्लेषण में ये बात सामने आ गई है। 440 पार के का जो नारा दिया गया, उसके कारण जो भ्रांतियां फैलाई गई, आरक्षण का मुद्दा उठाया गया, भारतीय संविधान को नष्ट कर दिया जाएगा, ये सब बातें कही गई। लेकिन विधानसभा चुनाव में तो स्थानीय मुद्दे पर चुनाव लड़ी जाती है, मुद्दा बदल गया तो लोकसभा चुनाव का परिणाम कुछ हुआ, विधानसभा चुनाव का परिणाम
कुछ हुआ, इसमें तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, इसमें ईवीएम गलत होने की बात तो कुछ नहीं आती है। अब कर्नाटक विधानसभा चुनाव का वो उदाहरण दे रहे हैं कि वहां एक सीट पर गड़बड़ी हुई है, मैंने पकड़ लिया है, वहां 40-50 वर्ष के उम्र के वोटर जोड़े गए। आप जो है इतने दिनों से राजनीति में है, कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं, इतने सारे पदों को सुशोभित कर चुके हैं, आप सांसद हैं, आपको मालूम होना चाहिए कि चुनाव संपन्न होने के बाद किसी विधानसभा सीट पर अगर किसी प्रकार की इस प्रकार कोई बात है, आरोप है, तो आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, आप कोर्ट के अंदर उस मामले को ले जा सकते हैं 45 दिनों के अंदर। आप लोग कह रहे हैं कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव में गड़बड़ी हुई है, मैंने चोरी पकड़ ली है, मैं उनको सजा दिलवाऊंगा, ये किस बात की धमकी दे रहे हैं? मैं एक गंभीर सवाल पे अब आता हूं। मैंने सीधा सवाल में एक बार कर रहा हूं फिर से कि जैसे भारतीय जनता पार्टी ने और भारतीय जनता पार्टी समर्थित मीडिया ने राहुल गांधी को एक इमैच्योर व्यक्ति साबित करने के लिए हर प्रयत्न किया, लेकिन मेरा सवाल दूसरा है। मेरा सवाल यह है, राजनीतिक सवाल है, पूर्णतः राजनीतिक सवाल है कि आज जिस प्रकार से राहुल गांधी का ही वो प्रयास था, एक हाथ में बाबा साहब की तस्वीर, दूसरे हाथ में भारत का संविधान लेकर, उसी राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तीसरी बार चुनाव में भारतीय जनता पार्टी लड़ रही थी प्रधानमंत्री बनाने के लिए। 400 पार, अब की बार 400 पार का नारा था, और उसी राहुल गांधी ने 240 पे लाके पटक दिया। तो इसको आप क्या राहुल गांधी को पप्पू होने का सबूत मानेंगे आप? नहीं प्रदीप जी, ये मामला अलग है, इसको तो सबसे पहले अरविंद केजरीवाल ने उठाया था। 440 पार के नारा को गलत ढंग से नैरेटिव सेट किया गया, भारत की जनता को दिग्भ्रमित किया गया और संविधान खतरे में है, आरक्षण हटा दिया जाएगा, इस तरह की बातें सामने लाई गई, इस तरह का वातावरण दूषित किया गया, लोगों के मन में जहर भरा गया। उस बात को अरविंद केजरीवाल की रीच केवल दिल्ली और पंजाब तक थी, राहुल गांधी की रीच पूरे भारतवर्ष में थी। राहुल गांधी अंततोगत्वा आपको श्रेय, बीजेपी अगर 240 सीट ही जीत सकी, उसमें सबसे बड़ी भूमिका किसकी रही? राहुल गांधी की रही। आज राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी को एक तानाशाह के रूप में लगभग स्थापित करने में सफलता पा ली है राहुल गांधी ने। मैं इस बात की चर्चा कर रहा हूं, मैं राहुल गांधी की पैरवी नहीं कर रहा, ना मैं नरेंद्र मोदी की पैरवी कर रहा, मैं सीधा सीधा बात समझने का प्रयास कर रहा हूं कि राहुल गांधी को यदि आप मंद बुद्धि समझते हैं, राहुल गांधी को इमैच्योर समझते हैं अगर, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। ये बात मैं बता रहा हूं केवल। राहुल गांधी 100% आप कह सकते हैं कि जितनी भी योजनाएं आज तक राहुल गांधी ने बनाई, हर योजना प्रायः सफल रही है। हाँ, ये बात तय है कि एक काम में वो फेल हो रहे हैं, वो ये फेल हो रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी का एक तरह से संगठनात्मक मजबूती के लिए जो कुछ करना चाहिए था, कर सकते थे, वो नहीं हो पा रहा है। उसका कारण है निश्चित जी कि कांग्रेस पार्टी 1947 से लेकर लगातार सत्ता में रहने के कारण विपक्ष की राजनीति भूल चुकी है। विपक्ष की राजनीति उसको करना नहीं आता है। कांग्रेस पार्टी के जितने भी नेता हैं सब सुविधाभोगी हैं। अब बताइए कि राहुल गांधी ने न्याय यात्रा किया, राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा किया, ठीक है, उसका फायदा भी जो है राहुल गांधी की पार्टी उठाने में सक्षम नहीं रही। तो कारण क्या है? कारण यह है कि कांग्रेस पार्टी के जो अन्य नेता हैं उनको सड़क पर आकर संघर्ष करने की आदत नहीं रही, सब दिन सत्ता में रहे, सत्ता की मलाई खाते रहे। तो जिस बात की चर्चा राहुल गांधी ने किया, लगरा घोड़ा, बारात का घोड़ा और रेस का घोड़ा, तो जितने भी रेस के घोड़े थे राहुल गांधी के सब जो है किसी काम, माने रेस का घोड़ा भी बारात का घोड़ा बन जाता है या लगड़ा हो जाता है, नहीं तो भाग कर वॉशिंग मशीन बीजेपी पे चला जाता है। तो ये सच्चाई है देश की राजनीति की, ठीक है। तो ये सच्चाई जो है देश की राजनीति की, तो इसका नुकसान तो देश को हो रहा है, भारत की राजनीति को तो हो रहा है। नहीं प्रदीप जी, मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत नहीं हूं।
पहली बात तो आप बार बार कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी को पप्पू कहती है। ये इस बात को आप सुधार इसमें कोई लीजिए। शक है भारतीय क्या? जनता पार्टी इसमें तो कोई नहीं शक नहीं, नहीं है कि भारतीय जनता बीजेपी पार्टी नहीं कहती है, भारत की जनता कहती है, उनके व्यवहार से, उनके बोलचाल से। अभी वो कह रहे हैं, अभी अभी वो कह रहे हैं कि वोट चोरी हो रहा है, ईवीएम चोरी के बाद अब आ रहे हैं वोट चोरी हो रहा है, कह रहे हैं कि इलेक्शन चोरी हो रहा है। ऐसा ऐसा बात बोलते हैं जिस पर हंसी आती है, इमेच्योर बात बोलते। भाई वोट पुनरीक्षण का काम चल रहा है, तो इसमें ऐसी वोट बातें चोरी तो और मोदी जी अब बोलते तो हैं ना। कहते हैं हम इलेक्शन का बहिष्कार भी करेंगे। उनकी बातों को ऐसी सुन बातें करके तो नरेंद्र कोई, मोदी भी बोला करते थे, याद है? हेलो निशित जी, आपको हाँ 2014 का नरेंद्र मोदी का कई भाषण में याद दिला सकता हूं, जब आपको सुनकर 2014 में नरेंद्र मोदी का भाषण सुनकर आपको हंसी आए। ठीक है, जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी मैंने रेनकोट की बात कर रहे थे, जिस तरह से 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड की बात किया करते थे, जितनी हल्की बातें नरेंद्र मोदी किया करते थे, गैस से चाय बनाने की बात किया करते थे, नाले की गैस से। ठीक है, तो अब इसीलिए नहीं उस देखिए, पर नहीं करते मैं हम इस लोग। बात को नहीं मानूंगा। नरेंद्र मोदी ने तो थाली भी बजवाया, शंख भी बजवाया, लेकिन भारत की जनता ने उसे किस रूप में लिया? उससे लोगों का आत्मविश्वास बढ़ा। वो समझ रहे, कोरोना के समय वो जो उतनी बड़ी त्रासदी थी उसको भारत की जनता ने हंसते हंसते झेल लिया। आप सोचिए कि उतना बड़ा जो प्राकृतिक आपदा आया, भारत ने उसका डटकर मुकाबला किया। उसमें उत्साह संचार का काम कौन कर रहे थे? साहस बढ़ाने का काम कौन कर रहे थे? भारत की जनता का मनोबल बढ़ाने का काम कौन कर रहे थे? लग रहा था जैसे घर का कोई मुखिया जो है संदेश देने का काम। तो लाखों आप, लोग, लाखों जो नहीं, लोग मर गए, उसकी जिम्मेवारी किसकी है भाई, बताइए? आप दुनिया में कोरोना के कारण कितना जो है विपदा आया, बाकी लोग कितना बुरी तरह प्रभावित हुए, और इतना आबादी वाला देश भारत उसका कैसे डटकर मुकाबला किया, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व का परिणाम है प्रदीप जी। और इसलिए आप ये बात नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चुनावी रैली में बहुत तरह की बातें निकलती हैं, नेता जो है अपने मर्यादा सीमा को पार कर जाते हैं, अनेक प्रकार के ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जिसका प्रयोग किसी भी राजनीतिक दल के नेता को नहीं करना चाहिए। मैं इस बात से सहमत हूं। ये बात यही इसी इसी नोट पे हम लोग आज का विश्लेषण इसी जी खत्म करते हैं कि किसी भी राजनीतिक दल में राजनीतिक प्रतिद्वंदी के लिए ऐसे अपशब्दों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। एक दूसरे दल के अंदर दल में विचारधारा का मतभेद होना स्वाभाविक है, लेकिन चूंकि भारत जैसे लोकतंत्र की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि हम कम से कम अपने विपक्षियों का विपक्षी को विरोधी नहीं माने, दुश्मन नहीं माने। हम राजनीतिक विरोधी होना, वैचारिक विरोधी होना होता है, न कि व्यक्तिगत विरोधी होना होता है। इसीलिए कहीं ना कहीं आ रहे हैं निशित जी, कहीं इसीलिए कहीं ना कहीं शाब्दिक मर्यादा, और हम तो उस मर्यादा की बात करेंगे जो मर्यादा की, जिस मर्यादा की स्थापना जवाहरलाल नेहरू ने किया, अटल बिहारी वाजपेयी ने किया, पीवी नरसिम्हा राव के शासनकाल में जिस मर्यादा की बात होती थी। कई लोग चर्चा करते हैं राजीव गांधी की भी, कि वाजपेयी जी एक बार बीमार पड़े तो किस प्रकार से राजीव गांधी ने उनको इलाज के लिए जो है विदेश के दौरे पर भेजा। कई ऐसी बातें हैं निकल कर आती है पब्लिक डोमेन में, जब कम से कम और जो कुछ भी हो, लेकिन शब्दों की मर्यादा का हनन नहीं होना चाहिए। और संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर कम से कम किसी भी व्यक्ति को किसी भी कीमत पर, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो सत्ता में हो, चाहे विपक्ष में हो, किसी भी व्यक्ति को इस बात की आजादी नहीं मिलनी चाहिए कि वो हम भारत के संवैधानिक संस्थाओं पर हमला करें, भारत के इंस्टीट्यूशन पर, भारत की आत्मा पर हमला करना और उसके लिए हल्के शब्दों का प्रयोग करना कहीं से भी भारत की लोकतांत्रिक मर्यादा के अनुकूल नहीं है। इससे पक्ष विपक्ष सबको बचने की आवश्यकता है। हाँ निशित जी, अंतिम कमेंट। नहीं नहीं, इसमें आपकी बात से मैं पूरी तरह से सहमत हूं। किसी भी राजनेता को, किसी भी राजनीतिक दल हो, मतांतर हो सकता है, मतभेद हो सकता है, लेकिन शब्द की सीमा को, मर्यादा को लांघना ये उचित नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन दो तीन बात का जिक्र और मैं करना चाहूंगा। जैसा कि आपने राहुल गांधी जी के बारे में बताया, जाति गणना का जिसे आपने विषय उठाया,
तो जाति जनगणना जो है, ठीक है, नरेंद्र मोदी जी शुरू में उसके पक्ष में नहीं थे, उनका कुछ तर्क रहा होगा, लेकिन आप बताइए कि बिहार में एनडीए की सरकार है, सबसे पहले नीतीश जी ने जाति जनगणना बिहार में कराया और इससे प्रभावित होकर के नरेंद्र मोदी जी ने फिर से पुनर्विचार किया और फिर से जाति, तो सवाल उठता है कि आप विषय उठाइए, जो जनता का प्रश्न है उसको उठाइए, लेकिन आप मजाक नहीं बनाइए। विदेशों में जाकर के देश की आलोचना करना, यहाँ के सरकार की आलोचना करना, आतंकवादियों के पक्ष में बात बोलना, और ये सब कुछ जो हरकतें, ये काम तो मोदी जी ने भी किया था जब वो प्रधानमंत्री बनकर अमेरिका गए, ठीक है। और वहां पर जिस प्रकार से यूएसए में जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी के पहले कार्यकाल के दौरान अलग अलग कार्यक्रम होते थे, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में बड़े बड़े कार्यक्रम भारतवंशियों के बीच हुआ करता था। उस दौरान पहले की सरकारें इस प्रकार से तो मजाक तो नरेंद्र मोदी भी उड़ाया करते थे विपक्ष की सरकारों का। वो देखिए, उनके बोलने का तरीका अलग हुआ करता था। पहले की सरकारें वो जो पास्ट में जाकर के वो कुछ बातों का जिक्र करते रहे होंगे, वो अलग चीज है, लेकिन अभी वर्तमान में किसी एक पक्ष को खुश करने के लिए और आतंकवादी के पक्ष में बोलना और देश की आलोचना करना, यहाँ की विदेश नीति की आलोचना करना, ये सब शोभा नहीं देता है। और जहां तक दलित और शोषित जो आपने बताया भारतीय संविधान, अब बताइए कि भारतीय संविधान के जो जनक थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उनकी तो स्मृति में जो है स्मारक नहीं बना सके कांग्रेस सरकार जो है, राहुल गांधी जी किस मुंह से वो दलित की बात करते हैं। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं, बचकाना हरकतें हैं, उनके बयान से अपरिपक्वता दिखता है। और आज भी 55 वर्ष का उम्र हो जाने के बाद भी, इतने दिनों का राजनीतिक अनुभव होने के बाद भी, एक लंबे समय तक सांसद का जो है अनुभव लेने के बाद भी, अनेक बड़े ऊंचे पदों पर और पार्टी का दायित्व संभालने के बाद भी उनके व्यवहार में कुछ इस तरह की बातें दिखती हैं। अब आज वो करें कि हम इलेक्शन का बहिष्कार कर देंगे, इलेक्शन बहिष्कार की बात वो कर रहे हैं, चुनाव आयोग को एकदम से कि इलेक्शन चुरा लेंगे, वोट। चुनाव का बहिष्कार करना भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया का अंग है, वह भी एक लोकतांत्रिक कदम ही माना जाता है कि नहीं, हमारे लिए चुनाव लड़ने की परिस्थितियां नहीं है, हम नहीं लड़ेंगे चुनाव। ये भी हमारा परिस्थिति नहीं है। आप ये बताइए कि इतना गंभीर विषय है, किसी विदेशी नागरिक को वोट देने के अधिकार से वंचित किया जाए, देश के नागरिक ही वोट दे, उनको सारी सुविधाएं मिले, उनको सारी योजनाओं का लाभ मिले, इसमें कहाँ कौन सी बात आती है? किसी एक पक्ष को खुश करने की बात कहां से आती है? इस मुद्दे पर आप कोर्ट में जाइए, कानून की लड़ाई लड़िए, चुनाव आयोग के खिलाफ आप जो कुछ भी कर सकते हैं कीजिए, लेकिन चुनाव का बहिष्कार करेंगे, ये तो बचकाना बातें हैं और ये लोकतंत्र के लिए अच्छी बातें नहीं है। ऐसी कुछ घटनाओं और कुछ उनके व्यवहार से, उनके कुछ बोली भाषा से प्रकट होता है कि अभी भी वो अपरिपक्व हैं और इसीलिए भारत की जनता उनका हंसी और मजाक का विषय बनाती है और पप्पू के नाम से ऊपर चली। तो पप्पू यादव तो बिहार में, पप्पू यादव ने आज क्या बयान दिया है? आज पप्पू यादव ने क्या बयान दिया है कि बिहार के युवराज अहंकारी हो गए, बताइए, और उनको रथ पर चढ़ने नहीं दिया गया। जो कांग्रेस के लिए इतना मतलब कि समर्पित कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं, सिपाही के रूप में काम कर रहे हैं, उनके कारण 10 सीट 5 सीट का जो है उनको कांग्रेस को इजाफा हो सकता है। आज पप्पू यादव की क्या स्थिति है? तो पप्पू यादव को भी जो प्रोत्साहन मिलना चाहिए, जो उनको आगे बढ़ाने का, पप्पू यादव का जो आज का बयान है कि मैं बिहार छोड़ दूंगा अगर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन गया, तो इस पर हम लोग कल करेंगे डिबेट, एक अलग डिबेट करेंगे, सेपरेट डिबेट करेंगे, ठीक है। आज के लिए बहुत चूंकि समय बहुत ज्यादा हो गया है, हम लोग 40 मिनट का कर चुके हैं, ठीक है, 35 मिनट का लगभग, तो इससे लंबा दर्शक जुड़ते नहीं है हम लोगों के साथ, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए इस मुद्दे पर, फिर हम कल मिलेंगे किसी अन्य मुद्दे पर। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।